तो दोस्तों एक बार फिर से हम ले आए हैं आप सबके लिए एकदम नई और ताज़ा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब को और कुछ मॉडल वर्ब को मिक्स करके कि आखिर उनको हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैज हैव के साथ बीन। ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान करता है। ये जो हैज और जो हैव है ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। यदि आपको भी लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आज आपका ये भी दूर हो जाएगा। तो देखिए जब हम हैज़ और हैव इन दोनों का सिंपल यूज़ करेंगे तब तो हम इसको यूज़ करते हैं दो तरह से, एक में आपकी वर्ब होगी और एक में वर्ब नहीं होगी। लेकिन जब इसके साथ बीन लगेगा तब ये सिर्फ एक तरह से यूज होगा और वो होगा आपका पैसिव वॉइस। तो हैज और हैव के साथ बीन लगाकर हम इसको पैसिव वॉइस की तरह यूज करते हैं। इसका जो सेंस है वो निकलता है कि कोई कार्य किया जा चुका है या फिर कोई कार्य हो गया है। ये दोनों ही सेंस इसके निकलेंगे। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि पैसिव में है तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। फिर हैज और हैव इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब ये डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। यदि ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही सी इट, या फिर आप बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम है, तब तो आपको लिखना है हैज। और इसके अलावा कुछ भी हो आपको आंख बंद करके हैव लगाना है। फिर आपको लगाना है बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और लास्ट में जो कुछ भी है सब कुछ चेप देना आपको। अब वो डिपेंड करेगा आप बोलना क्या चाहते हैं या फिर किस सेंटेंस को आप बना रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसका पहला एग्जाम्पल क्या है। राम को भेजा गया है। राम को भेजा गया है तो मतलब राम को भेजा किसने है ये नहीं बताया गया। भाई राम को भेजा गया है ये तो सबको पता है, भेजा किसने है ये तो बताओ। अब जो भेजने वाला है वो गायब है, इसीलिए तो ये पैसिव में है। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट गायब होता है और काम अपने आप हो रहा होता है या फिर काम अपने आप हो जाता है तब आपको उसमें पैसिव की तरह जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको लगाना है। तो राम हैज़ बीन सेंट। अब राम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, कभी आपको लगने लगे सब्जेक्ट है। ये दिख बेशक आपको सब्जेक्ट की तरह रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम किया जा रहा है राम पर। राम को भेजने का कार्य किया जा रहा है तो राम आ गया। अब राम थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है तो उसके साथ हैज लगाना पड़ गया तो हैज लगा दिया। फिर बीन लगाना पड़ गया क्योंकि स्ट्रक्चर में है। फिर जो सेंट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, तो इसलिए इसमें सेंट लगा दिया। तो राम हैज बीन सेंट। नेक्स्ट है मुझे घर बुलाया गया है। मुझे घर बुलाया गया है तो बोलोगे आई हैव बीन कॉल्ड होम। आई हैव बीन कॉल्ड होम, इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सपोज्ड टू, जिसका मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है। जब किसी से किसी कार्य को करने की उम्मीद की जाती है तब आपको सपोज्ड टू का यूज करना है। अब जैसे भाई मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आप वीडियो को लास्ट तक देख लोगे। तो मतलब मैं ये जो उम्मीद कर रहा हूं ना, तो इसमें मैं सपोज्ड टू का यूज करूंगा। आई सपोज्ड टू यू, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि। अब आगे जो आपको बोलना है, जो भी आपको कार्य करना है उसको लगा देना है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया क्योंकि पैसिव में नहीं है। फिर सपोज्ड टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। बिल्कुल क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम परेशानी में फंसे हुए हैं और हम सोच रहे हैं यार उनको हमारी मदद करनी चाहिए, परंतु वो मन से नहीं आ रहे। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई वो कैसा सोच रहे हैं, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। उनको दिख नहीं रहा हम कितनी परेशानी में है, कितनी प्रॉब्लम्स में है, तो मतलब हम ये सपोज्ड कर रहे हैं। अच्छा आपने मैथ तो पढ़ा ही होगा, तो मैथ में आपने देखा ना आपका जो टीचर है वो बोलता है ना सपोज एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि ये सपोज कर लो। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि भाई वो हमारी मदद करेंगे। तो इस तरह से आपको सपोज्ड टू का यूज करना है। तो मैथ वाला एग्जांपल सबसे अच्छा है कि आप जैसे मैथ में करते थे ना, सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये सपोज करते रहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको सपोज्ड करना है, सिर्फ ई और डी लगा देना लास्ट में। तो देखिए अब नेक्स्ट, तुम्हें वहां जाना चाहिए। मतलब अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, मेरी उम्मीद है तुमसे दिल भरी। तो कैसे बोलोगे यू आर सपोज टू गो देयर। यू आर सपोज टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए, यानी कि भाई बहुत देर हो गई है और पेपर भी सर पर है,
तो हमें पढ़ना चाहिए, तो मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। तो वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ, तो इस तरह से आपको सपोज्ड टू का यूज करना है, कुछ करने की उम्मीद की जाती है इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है अबाउट टू, जिसका मतलब होता है होने वाला है, कोई काम होने वाला है, कोई वस्तु मतलब कुछ होने वाला है आने वाले समय में। तो जब आपको उसको बताना हो तो तब आपको अबाउट टू का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब ये इतना बड़ा देखकर घबरा मत जाना, इसमें इजम आर ये एक साथ यूज होगा प्रेजेंट के लिए, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है, और वाज वर यूज होगा पास्ट के लिए, डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो इन दोनों में से एक ही यूज होगा। फिर आपको अबाउट टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वह आने वाला है, वह आने वाला है, तो बोलोगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। नेक्स्ट है तुम सोने वाले थे, मतलब आपके घर वालों ने आपको कोई काम दे दिया, भाई ये काम कर लो, आप बगे वहां से, भाई मुझे तो नींद आ रही है, और भीतर जाकर चुपचाप आप फिर क्या कर रहे हो, फोन में लगे हुए, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप वहां पे चैटिंग कर रहे हो दबा के। तो मतलब तुम सोने वाले थे, इतने ही आपकी मम्मी आप पर छापा पड़ जाता है पापा का, भाई तुम तो सोने वाले थे। तो अब वो बोल सकते हैं यू वर अबाउट टू स्लीप, परंतु तुम अब क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो समझ में आ गया, तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं, तो बोलेंगे वी आर अबाउट टू वॉच। अब आपका दोस्त का फोन आ जाता है, भाई मूवी कितने बजे चलेगी, आप बोल रहे हैं बस चालू होने वाली है और हम देखने ही वाले हैं, जल्दी से आ जाओ। तो वी आर अबाउट टू वॉच मतलब हम देखने ही वाले हैं, स्टार्ट ही होने वाली है। तो मूवी, अब यहाँ पर आपको आर लगाना है या इज, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अबाउट टू, अब यहाँ पर स्टार्ट वॉच जो भी आपको लगाना है सबसे लास्ट में लगा देना है। तो अबाउट टू समझ में आया। नेक्स्ट है कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, आने वाले समय में करना पड़ सकता है, और ये एक तरह से आपके ऊपर प्रॉब्लम की तरह आ पड़ेगा। जैसे प्रॉब्लम्स आती है ना एक साथ अचानक, तो ये जो कैन हैव टू है ये एक संग आ सकता है और फिर आपको करना भी पड़ सकता है, क्योंकि भाई इसके साथ लगा हुआ है हैव टू। अब हैव टू का मतलब होता है कि कोई चीज करनी, एक तरह से कंपलसरी लगा लो या फिर मजबूरी लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो मतलब आपको मोटा मोटा कहना ये है कि आपको वो करनी ही है, तो इसमें आपको करना पड़ सकता है वाला सेंस निकलेगा, क्योंकि कैन इसके साथ लगा हुआ है। फिर आप में जो सब्जेक्ट, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें कैन हैव टू लगेगा, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए उसे जाना पड़ सकता है, तो बोलोगे ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो बोलोगे यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी। उन्हें सोचना पड़ सकता है, तो बोलोगे दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। तो किसी को कुछ करना पड़ सकता है, भाई पढ़ना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, आना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। सभी में आपको कैन हैव टू का यूज करना है यदि आपको पक्का पता है तो, वरना आप इसमें और मॉडल वर्ब का यूज भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है शुड हैव। ये तो आपका जाना पहचाना होगा बिल्कुल, और आपको आता भी होगा। भाई शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। अब जैसे मुझे इस वीडियो को नहीं बनाना चाहिए था, क्यों? क्योंकि बहुत से समझदार बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है, तो मैंने उनके लिए बनाई है जिनको नहीं आता है। तो शुड हैव का मतलब है चाहिए था, किसी को कुछ कार्य करना चाहिए था पास्ट में। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि भाई आपको लाइक करना चाहिए था, बाकी जो पास्ट की वीडियोस थी मेरी उनको, आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको फलाना करना चाहिए था, ढिमका करना चाहिए था। तो ये बहुत सारी राय देते हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके घर वाले और आपके दोस्त कि भाई तूने ये नहीं किया, तुझको तो ये करना चाहिए था। तब आपको ये शुड हैव याद आ जाना चाहिए कि भाई वहां पर सर ने शुड हैव बताया था, कि अब मैं इसको शुड हैव के द्वारा ट्रांसलेट करूंगा। तो कैसे बोलोगे? चाहिए था। अब देखिए यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कंफ्यूज कर जाती है बच्चों को बहुत ज्यादा। यदि आपको इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर वर्ब की फॉर्म का सोल्यूशन, बस मैं अपना आप समझ जाऊंगा। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिए तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, तुम सुबह से भूखे बैठे हुए, तुम्हें कुछ खाना चाहिए था। कई बार बोलते हैं ना, आप रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं और वहां पर शर्म के मारे सुबह से शाम तो कुछ खाते नहीं है, वो देते नहीं है और आप खाते नहीं है, तो तब आपके रिश्तेदार शाम को तरस खाकर बोलते भाई तुम्हें कुछ तो खाना चाहिए था, तुम सुबह से वैसे ही बैठे हो, बोलते हैं ना कई बार। तो तुम्हें खाना चाहिए था, तो बोलोगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। अब यहाँ पर जो ईटन है इसको यदि ना चाहो तो हटा सकते हो और यहाँ पर हैड का यूज कर सकते हो, जो कि आज का नॉर्मल हो चुका है। नेक्स्ट है उसे देखना चाहिए था, तो बोलोगे ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन।
हमें बोलना चाहिए था, तो बोलोगे वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये चाहिए तो स्पेलिंग गलत है, भाई मुझे भी दिख रही है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आपको समझ जाना मतलब। तो वी शुड हैव स्पोकन, इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपने हमारी ई बुक्स को परचेज कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बात और आपको बतानी है कि हमारा जो ऐप है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा और आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर डाउनलोड कर लो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो वीडियो को लास्ट तक देखकर उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप ऐप में लग जाओगे और वीडियो को देखोगे नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हैविंग टू, जिसका मतलब होता है पढ़ रहा है, किसी को कुछ करना पड़ रहा है। अब जैसे मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और तुमको इंग्लिश सीखनी है, इसलिए आपको देखनी पड़ रही है, तो मतलब आपकी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। तो जब आपको मजबूरी दिखानी हो और वो कंटिन्यूटी में हो, तब आपको हैविंग टू का यूज कर देना है। ये बिल्कुल इसकी सिंपल लैंग्वेज है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हैविंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट चिपका देना है। समझ में आया? देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था, तो बोलोगे यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस। तो इसी तरह से किसी को जब कुछ करना पड़ रहा है या पड़ रहा था, पास्ट में आपको वाज वर लिखना है, प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब नीचे देखिए, तुमको नाचना पड़ रहा था से समझ में आया ना, पास्ट में है तो वाजवर में से एक आ गया, क्योंकि यू है तो वर आएगा, आई वगैरह या ही वगैरह होता तो मैं वाज लिख देता, और ऊपर पढ़ रहा है प्रेजेंट के लिए, तो इजम्मार में से एक आएगा। समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है कुड हैव, जिसका मतलब होता है कि कर सकते थे, आप किसी कार्य को कर सकते थे, या फिर आपके पास कुछ हो सकता था, या फिर हो सकती थी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिए, तुम वहां जा सकते थे, तो बोलोगे यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो बोलोगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। इस तरह से आप इसको बनाओगे। एक और देख लेते हैं, वह यहां आ सकता था, वह यहां आ सकता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव कम हेयर, मतलब जानबूझकर नहीं आया, वो चाहता तो आ सकता था। इस वाला सेंस आपको निकालना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, हैड बीन, जो कि कंफ्यूजिंग करता है हैज हैव की तरह ही। इसमें आपको मतलब निकलता है किया जा चुका था या फिर हो चुका था। देखिए, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। काम को किया नहीं गया था, काम को किया नहीं गया था, तो बोलोगे द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को नहीं किया गया था, किया नहीं गया था, बात यही है। तो मुझे घर भेजा गया था, तो आई हैड बीन सेंट होम। अब यहां पर देखिए, यहां पर कंफ्यूजन क्या है कि भाई मुझे घर किसने भेजा था, मुझे घर भेजा गया था ना, तो जो भेजने वाला है वो सब्जेक्ट है, मैं तो यहां पर ऑब्जेक्ट हूं। आई को समझ के कभी आप सब्जेक्ट समझने लगो। काम को किया नहीं गया था, अब काम तो दिखा दिया, लेकिन ये नहीं दिखाएगा किसके द्वारा नहीं किया गया था, तो इसलिए ये भी पैसिव वॉइस में। तो देखिए, नेक्स्ट है एबल टू, जिसका मतलब होता है लायक है, किसी काम के करने को लायक है। तो घर वाले तो नालायक बोलते हैं, लेकिन हम लायक हैं क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। वह यह करने के लायक था, मतलब वो इस काम को करने के लायक था और जानबूझकर उसने नहीं किया, तो बोलोगे ही वॉज एबल टू डू दिस, ही वॉज एबल टू डू दिस। तुम वहां नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है, तुम वहां नहीं जा सकते, वहां जाने के लायक नहीं हो, तो कैसे बोलोगे यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यानी कि तुम वहां जाने के लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो, तो क्योंकि तुम हर बार उल्टी सीधी हरकत कर देते हो। नेक्स्ट है आप वह नहीं कर पाओगे। अब यहां पर फिर से वही बात आ गई, सब चीज तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है लायक है, अब इसको आपको एक सेंस की तरह लेना है कि कोई किसी चीज को करने के लायक है या नहीं है। अब हिंदी में चाहे कुछ भी लिखा हो, यदि सेंस लायक है, योग्य है, इस तरह का आता है, तो एबल टू आंख बंद करके लगाना है। तो कैसे बोलोगे यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, इस तरह से। एक और देखिए, दरवाजा खुल गया है डिड का, तो डिड का मतलब होता है किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो बोलोगे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। कैसे? वह नहीं गया, वह नहीं गया, तो बोलोगे ही डिड नॉट गो या ही डिडंट गो। आपने नहीं देखा, मतलब इतनी देर से हम इस चीज को देख रहे हैं,
और आप बोल रहे हो मैंने नहीं देखा, तो मतलब यू डिड नॉट वॉच, आपने नहीं देखा। तो क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, तो इस तरह से डिड का यूज करना है। नेक्स्ट है विल हैव टू, जो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है ना, आपने फिल्मों में डायलॉग देखा होगा कि कोई किसी को ठोक देता है, उसके बाद देखोगे मुझे बदला लेना पड़ेगा, बदले की आग। तो मतलब आने वाले समय में लेना पड़ेगा, अभी तो नहीं ले सकता, अभी तो हीरो कमजोर है। तो आने वाले समय में पैसा वैसा कमाएगा, उसके बाद वो ताकतवर होकर तब मुजरिमों से बदला लेगा। तो मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा आने वाले समय में, दूध का दाम चुकाना है आने वाले समय में। तो बोलोगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए उसे जाना पड़ेगा, तो बोलोगे ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। तो तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो बोलोगे यू विल हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ेगा, दे विल हैव टू वॉच, लुक, सी, जो भी आपको बोलना है आपको बोल देना है। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला समझ रहा है नहीं समझ रहा, आपके मुंह में जैसी इंग्लिश आती है ऐसी बोलो। उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत, धीरे धीरे पता चलेगा जब आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा। लेकिन पहले बोलना तो स्टार्ट करो, जब बोलना ही स्टार्ट नहीं करोगे, पहले पहली सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद आपने देखा होगा ना, पहली सीढ़ी थोड़ी सी बड़ी होती है, उसके बाद सब छोटी छोटी होती है, आसानी से पहुंच जाते हैं ऊपर तक। तो पहले इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, उसके बाद आपको आगे का काम करना है। तो देखते हैं एक और, हैड टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ा या करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ा और कोई काम करना पड़ता था। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बहुत तेज बोल देता हूं मैं। अब देखिए मुझे जाना पड़ा, तो बोलोगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था, तो बोलोगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। नेक्स्ट है शुड बी, अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, रहा होना चाहिए, या फिर किसी को कहीं पर होना चाहिए, किसी स्थान पर होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट शुड बी अदर वर्ड्स, समझ में आ गया। तो चलिए उसे घर पर होना चाहिए, तो बोलोगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग। तो समझ में आया, इस तरह से आपको इसे समझना है। तो नेक्स्ट है हैज हैव, जिसका यूज आप करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद लगाकर हैज हैव लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसका मतलब होता है चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है। मतलब जब आपको हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे तो समझ जाना है कि हैज हैव लगेगा, आंख बंद करके इन दोनों में से किसी एक को चिपका देना है, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम है, तब आपको हैज लगा देना है और बाकी बच्चे कुचे के साथ हैव लगा देना है। वह गया है, तो बोलोगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। तो गया है ऊपर दिख रहा है आपको, कहीं पर नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब है कि किसी ने कोई काम कर दिया है। अब दिया है दिख रहा है, हाँ ये रहा लास्ट में, समझ में आ गया। ही हैज गॉन, उसने एक किताब खरीदी है, तो बोलोगे ही हैज बॉट ए बुक। दी है दिख रहा है ऊपर, ये रहा। तो इसी तरह से कोई काम किया है, लिया है, दिया है, पिया है, खाया है, सब तरह आपको यानी कि कोई काम खत्म कर दिया है, मतलब ये है, तब आपको यूज करना है हैज हैव का। और कोई काम शुरू कर दिया है तब भी हैज हैव का ही यूज करना है। तो बोलोगे ही हैज बॉट ए बुक, उसने पैसे दे दिए हैं, तो बोलोगे ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी। तो एक और देखते हैं डू डज, जो कि आपका लास्ट होगा, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगी। कोई कुछ नहीं करता है, करती है या करते हैं। सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आया, चलो एक बार समझा देता हूं। तो जो डज है वो यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ डज का यूज करना है। बाकी जो भी बच जाता है सबके साथ डू का यूज करना, और बाकी सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। वह नहीं जाता है, तो बोलोगे ही डज नॉट गो, या फिर ही डजंट को भी आप बोल सकते हैं डज और नॉट को कंप्रेस करके। आप नहीं देखते हैं या फिर आप देखते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलोगे यू डू नॉट वॉच, या फिर आप बोल सकते हैं यू वॉच। क्या वे नहीं जाते, तो बोलोगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। इस तरह से आपको डू डज का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और अब आपके लिए मौका है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, यदि कुछ बच्चे बुक में से पढ़ना चाहते हैं तो बुक को परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ के रूप में आपके पास पहुंच जाएगी बुक। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।